हाय एवरीवन। आज जो अपना डिस्कशन का टॉपिक है वो मेनली ये है कि आज हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आने वाले बोर्ड में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन दी सेंस कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, तो चैप्टर 1 जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर 1 में एटलीस्ट आपको ये तो आना ही चाहिए। इतना अगर आता है तो आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे कि हाँ मेरे को इतना तो आना ही चाहिए, ये एक इसका थ्रेशोल्ड है कि इतना तो मुझे आना ही चाहिए। वैसे क्वेश्चंस आज अपन कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 के होंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जो जिससे इंश्योर होगा कि अगर आपको वो 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको चैप्टर 1 आपका कवर है, ऑलमोस्ट कवर है। बाकी प्रैक्टिस तो देखो, क्वेश्चंस तो 1000 हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, पर हाँ इतना इंश्योर हो जाएगा कि अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रॉपरली तो आप चैप्टर 1 का एग्जाम दे सकते हो, आप चैप्टर 1 के लिए रेडी हो। इसी सीरीज में जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ द HCF ऑफ 144 एंड 180 is expressed in the form of 13m-3 then find m की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से बता देता हूं मैं। इफ द HCF ऑफ 144 एंड 180 is expressed in the form of 13m-3 then find m। सबसे पहले अपन को निकालना क्या जरूरी है बताओ? HCF निकालना जरूरी है क्योंकि इसी HCF का तो फॉर्म बना है। HCF निकालने किसका निकालने की जरूरी है? 144 और 180। तो 144 और 180 का HCF फाइंड करना है अपन को। तो अपन सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और ज्यादा सीधा अपन क्या करेंगे, HCF ऑफ 144 एंड 180 ये लिख दिया मैंने। 144 देखो 12 का स्क्वायर होता है तो 12 इंटू 12, और 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और दूसरा 12 भी 2 का स्क्वायर इंटू 3 विच कैन बी रिटन 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो 144 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो व्हाट आई गेट दिस। ऑन दी अदर हैंड मैं 180 को भी डिवाइड करना, वो फैक्टराइज करना चाहूंगा, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 10 दिस इज 180। 9 कैन बी रिटन 3 स्क्वायर इंटू 2, 10 कैन बी रिटन 2 इंटू 5, सो इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 विच इज ऑफ 180। ये अपने पास आ गया। देखो क्या आ गया, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है अपने पास, 180 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है अपने पास। तो 144 और 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। मैंने आपको तरीका बताया था पहले भी वीडियोस में मेरे, HCF कैसे निकालेंगे। HCF में जरूरी क्या है, देखो सबसे पहले दोनों फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ कॉमन पार्ट ही लेना है। LCM में तो कॉमन नहीं होता, वो भी लेना पड़ता है। HCF में सिर्फ कॉमन ही लिया जाता है, और कॉमन में भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको सिर्फ लीस्ट पावर लेनी है। दोनों में कॉमन में लीस्ट पावर लेनी है। जैसे यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो विल टेक द लीस्ट पावर। तो यहां HCF क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। दोनों को अगर मैं HCF निकालना चाहूं तो लीस्ट पावर इज 2 पावर 2, तो 2 पावर 2। ओके, 3 का स्क्वायर सेम है, तो लीस्ट दोनों ही लीस्ट है, कोई सा भी एक रख दो। 5 क्या कॉमन है? नहीं है, तो 5 लेंगे ही नहीं। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, आंसर इज 36। ये आ चुका मेरे पास, आंसर क्या आ गया, 36 आ चुका मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, HCF जो है वो 36 आया है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो HCF ये है, HCF इज एक्सप्रेस्ड 13m-3, तो 13m-3 इज 36 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, माइनस का 3 उधर जाते ही प्लस का 3, 13m इज इक्वल्स टू 36 प्लस 3, 13m इज इक्वल्स टू 39 and m is equals to 39 upon 13 which is 3. So our answer is
3। आई थिंक यू अंडरस्टूड, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये ऑलरेडी दिया है, इंपॉर्टेंट बस यही है इसमें कि गिवन है रूट 2 इज इरेशनल, ऑलरेडी इरेशनल है। 2018 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज ऑल्सो इरेशनल। देखो क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में इरेशनल प्रूव करना आ जाए तो अपन यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि आपको जो दिया है आप उससे ऑपोजिट मानो, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज के रूल लगाओ और वो रूल अगर अप्लीकेबल हैं तो चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो आपको कोई सेव दे दिया जाए सामने और बोले कि प्रूव करो ये सेव है, एप्पल है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं सर ये केला है। और केले की प्रॉपर्टी क्या होती है, केला छीला जा सकता है, क्या एप्पल छीला जा सकता है, नहीं छीला जा सकता। तो आप बोलोगे कि ये छीला नहीं जा रहा है, मैंने इसको केला माना पर ये छीला नहीं गया तो ये केला नहीं है, ये एप्पल है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि आप जो सोच रहे हो उससे उल्टा मानो और उल्टा मान के उल्टे की प्रॉपर्टी लगाओ और फिर उसको सोल्व करो। तो यहां भी यही करेंगे, इरेशनल प्रूव करना है तो अपन रेशनल की तरफ जाएंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा आ सकता है बाय यूजिंग कॉन्ट्रेरी, आप वैसे भी लिख सकते हो बाय यूजिंग कॉन्ट्रेरी और बाय डूइंग कॉन्ट्रेरी। 5 + 3 रूट 2 को आप क्या मान लोगे, रेशनल मान लोगे, क्योंकि उल्टा मानना है p/q। ये अपन ने लेट किया है, लेट 5 + 3 रूट 2 बी एन इरेशनल नंबर, ये मान लिया अपन ने। अब देखो यहां से अपन को क्या करना है, रूट 2 को सेपरेट करना है क्योंकि उसके बारे में नॉलेज है अपने को। तो प्लस का 5 उधर जाते ही माइनस का 5, तो ये 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू p/q -5। 3 जो है 5 चला गया, 3 बचा है, 3 यहां मल्टीप्लाई में है, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर जाते ही डिवाइड, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू p/q -5 डिवाइडेड बाई 3। रूट 2 इज इक्वल्स टू p/q -5/3। देखो थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं क्या क्या है। रूट 2 ऑलरेडी गिवन है, इरेशनल नंबर, तो मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक बार इरेशनल को, रेशनल नंबर एक बार के लिए आर मान लेते हैं, वैसे क्यू होता है, इन जनरल मान रहा हूं मैं आर, यहाँ पे आर में से आर गया और डिवाइड भी आर से हुआ। तो 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि रेशनल के साथ कोई भी प्रॉपर्टी हो, रेशनल के साथ कोई भी प्रॉपर्टी हो, रेशनल अगर रेशनल से ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमेशा आएगा रेशनल ही। तो इस पूरे केस में आना क्या है, रेशनल आना है, और इधर क्या आना है, इरेशनल आना है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बात क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहां लिख देंगे अपन कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। If root 2 irrational, then 5 + 3 रूट 2 is also irrational। ये सिंपल सी बात है साहब कि यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, आना क्या चाहिए, देखो बराबर में इरेशनल आना चाहिए था, इरेशनल तो आया नहीं, इरेशनल आ गया, और इधर इरेशनल है क्योंकि वो तो गिवन है, उसमें तो अपन ना नहीं कर सकते। तो इधर कुछ गड़बड़ किया अपन ने गड़बड़ कर क्या लिया, अपन ने p/q मान लिया, इसको वही गड़बड़ कर लिया, p/q मतलब रेशनल मान लिया, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो ये क्या है, ये इरेशनल है। ये क्या है, ये इरेशनल है। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे अपन। जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, फाइंड HCF into LCM for the numbers 100 and 190। फाइंड दी HCF into LCM for the numbers 100 and 190। देखो ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और क्वेश्चंस के लिए भी और इस क्वेश्चन के लिए तो है ही। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है,
इस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, बस ये फॉर्मूले के लिए ही ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है यहाँ पे कि HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यहाँ A है फर्स्ट नंबर लाइक विच इज 100 एंड B इज द सेकंड नंबर विच इज 190। तो HCF इंटू एलसीएम हमेशा किसके बराबर होता है? A इंटू B के बराबर होता है। देखो ये HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर है? A इंटू B के बराबर है। तो A यहाँ ये हो गया और B यहाँ ये हो गया। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। HCF इंटू एलसीएम निकालना है, A B की वैल्यू है, A B की वैल्यू पुट कर दो। 100 इंटू 190 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देर आर 3 zeros, सो इट विल बी 3 zeros HCF इंटू एलसीएम। ये आ गया आंसर। तो इसको लेने का रीजन ये था, देखो एक क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 306 और 657 इन दोनों का HCF 9 है। इन दोनों का HCF क्या है? 9 है। दो नंबर हैं, ये A हो गया और ये B हो गया। A और B का HCF 9 है, तो एलसीएम निकालो दोनों का एलसीएम निकालो। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है न्यू बुक में, ओल्ड बुक में सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9 HCF और एलसीएम निकाल दो साहब इनका। तो देखो ये दे रखा है HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है तो करेंगे क्या? सिंपल सा है, अभी बताया मैंने फॉर्मूला ये है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B। क्या A है B है HCF है एलसीएम नहीं है, निकालना है। तो 4 में से 3 जो चीज है वो गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू अननोन है, अननोन वैल्यू को अपन को निकालना है। तो अननोन वैल्यू अपना एलसीएम है, तो एलसीएम को यहां रख लो, HCF को उधर भेज दो। तो एलसीएम को रख लेते हैं क्योंकि उसको निकालना है। तो A इंटू B बराबर क्या? अपॉन HCF मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में आ गया। A की वैल्यू कितनी बोलो? A की वैल्यू 306, B की वैल्यू कितनी? 657, HCF 9। सोल्व करना है, सोल्व कर लो। इसको इससे कट करेंगे, 9 3 जा 27, 3 बच जाएगा, देखो 4। 657 इंटू 34 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 3 8 ऐसा कुछ आंसर आएगा। आप चेक कर लेना ये आंसर, पर मेथड आप समझ लो ये ऐसा है। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन ही ये था। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो ऊपर दे रखा है मैंने 1 नंबर का, 1 मार्क्स में ये आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मेरे को ये ध्यान में नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, बस इसके लिए मैंने ये लिया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एंड दिस इज द वे हाउ इट शुड बी डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है शो दैट 7 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। देखो 7 पावर n की जगह 4 पावर n भी देखा है मैंने, 12 पावर n भी देखा है मैंने, कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, बाकी आपको अकॉर्डिंगली करना है। सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा? देखो 7 पावर n, 7 पावर n को तो क्या ही लिखोगे, 7 इंटू 1 पावर n, और तो क्या ही फैक्टर हो जाएगा, लिखो तो लिखो चाहे ना लिखो। और किसी भी नंबर को अगर जीरो बनाना है, ऐसे जनरली सोचो आप, मैं आपको बोलूं कि आप एक ऐसा नंबर दो मुझे जिसके एंड में जीरो है। तो जिसके एंड में जीरो, मान लो आपने मेरे को बोला कि सर 100 में 2 जीरोज हैं या एंड में उसके 1 जीरो है, तो 100 कब आएगा? 100 मेरे हिसाब से तो तब आएगा जब 10 इंटू 10 हो, और 10 इंटू 10 कब आएगा? जब 2 इंटू 5 हो और 2 इंटू 5 हो। यानी किसी भी नंबर के एंड में जीरो होने के लिए कंपल्सन है कि 2 5 दोनों साथ में होने चाहिए, 2 और 5 दोनों साथ में होने चाहिए, तभी जीरो आएगा। और अगर जीरो आया फिर उसकी पावर आप कुछ लगाओगे तो वो अकॉर्डिंगली जीरो आ सकता है। अब यहां जीरो है क्या? नहीं है। 7 पावर n में 2 और 5 दिख रहा है क्या? नहीं है। हियर गिवन नंबर is not having factor 2 and 5, so it can never ends with digit 0. It is
एज सिंपल। अब हो सकता है ये 4 के लिए आ जाए, 12 के लिए देख लो एक बार, 12 पावर n ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की होल पावर n। तो क्या इसमें 2 है? हाँ है, 2 तो है इसमें। क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो 2 और 5 दोनों का साथ में होना जरूरी है, और किसी नंबर के अंदर 2 और 5 साथ में है और 0 बन गया तो 0 का पावर लगाओगे तो 0 आता जाएगा। 0 का पावर ही नहीं, 0 ही नहीं है तो 0 का पावर कहां से, मतलब कितना भी पावर लगा लो, n की जगह 1 करोड़ लगा लो या 1 बिलियन लगा लो, 1 मिलियन लगा लो, कुछ भी लगा लो, नहीं आना है ये नहीं आना है, तो ये कभी नहीं आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ये चाहे 7 पावर n आ जाए, 4 पावर n आ जाए या 12 पावर n आ जाए, बहुत ध्यान से देख के समझ के इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी सा है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसमें और लिख सकते हो, बुक्स में दिया हुआ है, थोड़ा देख लेना, बट हाँ मेनली ये इसका ये होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे है, ये नंबर पूछ रखा है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर कॉम्पोजिट नंबर अपन को पता है कि क्या होता है तो फिर क्वेश्चन भी शायद आधा तो हो ही जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसमें खुद के अलावा, कि सेल्फ डिवाइड तो है ही, होते ही सारे नंबर, उसके अलावा अदर भी फैक्टर्स हों। अदर फैक्टर्स का मतलब वो और नंबर से भी डिवाइड होता है, खुद के अलावा वो और नंबर से भी डिवाइड होता है। 1 को ऐड मत करना, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 को वी विल नॉट ऐड। सेल्फ डिवाइड होना चाहिए और अदर भी फैक्टर्स होने चाहिए। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट प्राइम नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिर्फ नंबर सेल्फ डिवाइड ही होता है। फॉर एग्जांपल 11 सिर्फ सेल्फ डिवाइड है, 11 खुद से ही डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर्स को अपन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिलहाल अपन बात करें कॉम्पोजिट नंबर की, तो कॉम्पोजिट नंबर में ये अपन को प्रूव करना है ऊपर वाले नंबर में। देखो ऊपर वाला नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही ना, 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11, ये खुद से तो डिवाइड होना ही है, क्योंकि सेल्फ से तो सभी डिवाइड होते हैं, प्राइम भी होते हैं, कॉम्पोजिट भी होते हैं। इसके अलावा क्या किस नंबर से डिवाइड हो सकता है ये? तो कभी भी डिवाइड अगर आपको चेक करना हो, बीच में प्लस वगैरह दे रखा हो, तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप कॉमन लेके देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो मेरे हिसाब से तो आ रहा है यहाँ 11 और 2, ये रहा, यहाँ 2 और 11 ये रहा, बीच में प्लस है ही, तो 2 इंटू 11 यानी 22 जो है वो कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा देखो, 17 रहा, 5 रहा, 11 बाहर चला गया, 3 रहा, 2 बाहर चला गया, प्लस रहा, 2 11 दोनों ही बाहर चले गए तो 1 बचा, दोनों ही बाहर चले जाएंगे तो 1 इंटू में 1 तो होता ही है, वो बच गया। अब देखो क्या ये नंबर के नीचे में 22 लिखूं तो क्या ये 22 से डिवाइड होगा क्या, मुझे बताओ। बिल्कुल होगा, 22 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो अपन ये क्या कहेंगे कि गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 22। अब देखो जरूरी नहीं है मैं 22 ही लिखूं, आप ये भी लिख सकते हो 2 एंड 11, क्योंकि 22 भी तो ब्रेक डाउन होता है, तो 2 एंड 11, तो गिवन नंबर क्या है वो 2 और 11 से डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ से हो ही रहा है। तो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, वो नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। हो सकता है आप चाहो तो, बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है, चाहो तो आप इसको पूरे को सोल्व करके ऐड करके फिर एंड में जो नंबर आता है उस नंबर में भी आगे नीचे बात तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको सीधा ही कर लेता हूँ, और ये सीधा करोगे तो कोई गलत नहीं है, बहुत सारी बुक्स में सीधा ही किया हुआ है। तो गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 22 और 2 एंड 11, सो द गिवन नंबर इज एन कॉम्पोजिट नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं आगे नहीं ले जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन ये हैं, आगे अपन 5 क्वेश्चन और करेंगे इसी सीरीज में। टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का प्रॉमिस किया है, 10 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10 क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट देखो, क्योंकि अगर ये 10 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं मतलब आप चैप्टर 1 में कुछ तो ऐसा है कि आप उसको एग्जाम में फाइट कर सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चंस तो अपन को एटलीस्ट कवर करने ही करने हैं। ये एक थ्रेशोल्ड क्वेश्चंस हैं कि हाँ इतना तो मुझे आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, बाकी जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब।